हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो में वो है एवोल्यूशन लेसन पर। अब एवोल्यूशन जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा वैसा एक टॉपिक है जिसमें हमारी बेसिक क्यूरियोसिटी जो लाइफ को जानने की है हर फील्ड में। मतलब अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो भी इंसान यही जानना चाहता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हमारा मकसद है। साइंस की फील्ड में भी हम ज़्यादातर यही चीज़ खोजने की कोशिश करते हैं कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, लाइफ कैसे ग्रो हुई और आगे क्या होने वाला है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन ह्यूमन बीइंग का है जो सबके जहन में रहता है कि हम क्या हैं, कौन हैं। तो इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है क्लास 12th में एवोल्यूशन, उसमें हम कुछ जो साइंटिफिक अप्रोचेस हुए हैं इसको स्टडी करने के लिए, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने के लिए उसको हम पढ़ेंगे। वैसे भी ये जो चैप्टर है इसके लिए एनसीईआरटी लिखती है बहुत कंस्ट्रक्टेड एंड कंजर्ड स्टोरीज के साथ है। तो है भी एक बिल्कुल कहानी की तरह, क्योंकि इतनी पुरानी बातें प्रिडिक्ट करना कि भाई क्या हुआ होगा बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। लेकिन फिर भी जितनी हमारे पास आज तक की इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर के हम ये आगे टॉपिक को चलाते हैं। ठीक है, तो एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सीधा हम लाइफ के या ह्यूमन के एवोल्यूशन पे जाने से पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहाँ पर हम बात करेंगे कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो इस तरीके से रहने वाला है कि पहले तो हमने यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, फिर अर्थ कैसे फॉर्म हुई, फिर अर्थ पर लाइफ कैसे फॉर्म हुई, उस लाइफ की फॉर्मेशन के हमारे पास क्या क्या एविडेंसेस हैं, उन एविडेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद कुछ थ्योरीज कि किसने लाइफ ओरिजिनेट की, क्या थ्योरीज दी, और साथ के साथ कुछ आपके डायग्राम्स बेस्ड स्टडीज़ हैं बुक में जो रेप्टाइल्स के और डायनासोर्स के और ह्यूमंस के कैसे स्पीशीज़ इवॉल्व हुई। तो छोटे छोटे टॉपिक्स में हम इस लेसन को करते चले जाएंगे। आज के इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स, अर्थ और लाइफ, इनकी ओरिजिनेशन कैसे हुई, कैसे ये धरती बनी, कैसे लाइफ बनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्स का जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ। धरती बनने से भी पहले यूनिवर्स बना होगा। ठीक है, तो यूनिवर्स की कहानी बहुत बहुत पुरानी है। कितना? 20 मिलियन ईयर्स अगो। अब इस मिलियन ईयर्स अगो को कई बार यूज़ करना पड़ेगा तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं BYA। ठीक है, बिलियन ईयर्स अगो, MYA मिलियन ईयर्स अगो। तो यूनिवर्स की शुरुआत हुई करीब करीब 20 मिलियन साल पहले। अब 20 मिलियन साल पहले क्या हुआ होगा? 20 मिलियन साल पहले जो हुआ उसको हमने एक थ्योरी में समझाने की कोशिश करी है, जिस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। अब यहाँ पर पूरी थ्योरी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी जितना हमको बोलती है वो ये बताती है कि शुरू में जो सारी की सारी एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी कहीं एक जगह पर रही होगी, ऐसे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी रही होगी। वो एनर्जी में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और एनर्जी जो है वो मास में धीरे धीरे कन्वर्ट होनी शुरू हुई। तो यहाँ से हम आइंस्टाइन की इक्वेशन को भी कोट कर सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी नहीं बोलती है, बट फिर भी हम यहाँ पर एनसीईआरटी की इक्वेशन के साथ इसको थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि E=mc² के हिसाब से एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हुई। अब ये एक्सप्लोजन बहुत ही ज़्यादा बड़ा, इतना बड़ा कि इसको हम कह सकते हैं एक सिंगल ह्यूज अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन हुआ। इस एक्सप्लोजन से जो पार्टिकल्स हैं ये दूर दूर जाने शुरू हुए। ठीक है, तो क्या ये अभी भी दूर जा रहे हैं? यस, इनका दूर जाना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। तो जो भी मैटर बना वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाने लगा, एक्सपैंड होने लगा। और ये हमको मालूम है कोई भी चीज़ जब एक्सपैंड होती है इट रिजल्ट्स इनटू दी कूलिंग। तो यहाँ पर टेम्परेचर धीरे धीरे फिर क्या हुआ? कम होने लगा। तो क्या बिग बैंग थ्योरी में ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जिस विच लीड टू एक्सपेंशन।
एंड दिस एक्सपेंशन कॉज्ड ट्रिमेंडस ड्रॉप इन टेम्परेचर. अब टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो कुछ गैसेस का हमें दिखना, मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कुछ गैसेस रही होंगी, जिनमें से दो प्रमुख मेन गैसेस हैं आपकी, हाइड्रोजन एंड हीलियम. अब हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस भी धीरे धीरे कंडेंस होनी शुरू हुई. अब ये मैटर कंडेंस हो रहा है, मैटर की फॉर्मेशन हो रही है. अब मैटर अगर है तो ग्रेविटी है. ऑल द थिंग्स ऑन द यूनिवर्स दे अट्रैक्ट ईच अदर. तो इसी कंसेप्ट से यहाँ पर ग्रेविटी के अंदर ये गैसेस और कंडेंस होने शुरू हुई और ये पार्टिकल्स और कंडेंस होने शुरू हुए और ये धीरे धीरे हमारी किस फॉर्म में आने लग गई, गैलेक्सीज. यहाँ पर क्लाउड्स, डस्ट पार्टिकल्स और कुछ गैसेस के कॉम्बिनेशन से हमारी ये बनी गैलेक्सीज. तो ये हमारा बन गया यूनिवर्स. यूनिवर्स में गैलेक्सीज थे, हम गैलेक्सीज के ही ग्रुप को यूनिवर्स बोलते हैं. तो यहाँ पर हमारी फॉर्मेशन हमने एक्सप्लेन कर दी कि गैलेक्सीज कैसे बनी. अब इस गैलेक्सी में कई सारे मिल्की वेज हैं. ठीक है, हमारी अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है और हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर रहता है. ठीक है, तो एक गैलेक्सी हमारी क्या है, मिल्की वे, जिसके अंदर सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ, और अर्थ में हम. तो कैन यू इमेजिन कि कितने बड़े ब्रह्मांड का हम मतलब अनकम्पेरेबल हैं. हमें ब्रह्मांड से अगर कंपेयर किया जाए तो हम कुछ एग्जिस्ट ही ना करें, इतना हमारा वजूद बहुत छोटा है. अब ये जो अर्थ आई, यहाँ पर थोड़ी अर्थ बननी स्टार्ट हो गई. यही कि कूलिंग डाउन हो रहा है, पार्टिकल्स पास में आ रहे हैं तो अर्थ बननी शुरू हो रही है. तो क्या ये अर्थ आज की अर्थ की तरह एक सख्त पत्थर का टुकड़ा बनी विद ओशंस एंड ऑल? नहीं. शुरू की अर्थ जो बनी उसमें था मोल्टन अर्थ, सब मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड जैसा, जेल जैसा, कुछ गैसियस जैसा मोल्टन फॉर्म में अर्थ बनी. और इस अर्थ का शुरू में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था. धीरे धीरे कुछ और चेंजेस होने के साथ साथ सिर्फ ये 4 तरह के गैसेस देखने को आई इस अर्थ से. इसकी कूलिंग से ये 4 तरीके की गैसेस आई, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. अभी यहाँ पर पानी है ही नहीं, अर्थ में पानी इन लिक्विड फॉर्म है ही नहीं. यहाँ पर पानी जो शुरू में आया वो गैशियस फॉर्म में आया, जिसमें आपके मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर थे. अब ये वाटर वेपर्स जो इस मोल्टन अर्थ से निकलकर आसपास घूम रहे थे, इनके ऊपर पड़ी डायरेक्ट सन की अल्ट्रावायलेट रेज. ये सन ने अपनी अल्ट्रावायलेट रेज दी. अब इस अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने के लिए अर्थ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. तो आप इमेजिन करिए जितनी की जितनी सन से अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही हैं सारी अर्थ पर आ रही हैं. ठीक है, अब इस अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जो गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर था वो ब्रेक डाउन हो गया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन बीइंग लाइटर एस्केप्ड आउट. हाइड्रोजन हल्के होने की वजह से एस्केप होती चली गई. और जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन वापस यहीं पर और भी गैसेस प्रेजेंट है, मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास कोई चॉइस नहीं है. ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका, तो ये बाकी चीज़ों के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करा. इसने रिएक्ट किया मीथेन के साथ, इसने रिएक्ट किया अमोनिया के साथ और वापस वाटर बना लिया. ठीक है, तो वाटर टूटा ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन बाकी मटेरियल्स के साथ कंबाइन हुई, फिर वाटर बना और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एवोल्यूशन भी चलता रहा. तो ये एक साइक्लिक फॉर्म चला गया. वाटर टूटता गया, फिर वाटर बनता गया, वाटर टूटता गया, वाटर बनता गया. इससे क्या हुआ, एनवायरनमेंट में एक तो टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पानी का टूटना है, बार बार पानी बन रहा है, टूट रहा है. तो इसमें बहुत सारा ये प्रोसेस एनर्जी कंजम्पशन के साथ था. एनवायरनमेंट से इसने हीट लेकर के और यूवी रेज लेकर के वाटर का ब्रेकडाउन चलता गया. अब क्या हुआ, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होनी शुरू हो गई अर्थ के आसपास. ये ऑक्सीजन भी आयनिक फॉर्म में जो ऑक्सीजन निकली वो आपस में भी रिएक्ट करी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज इतनी स्ट्रांग है, बहुत सारी चीज़ों को रिएक्ट करवा रही हैं. तो ये जो ऑक्सीजन है ये भी रिएक्ट होनी शुरू हुई और धीरे धीरे आपके O3 मॉलिक्यूल्स भी बनते चले गए. तो ये O3 मॉलिक्यूल जो ओजोन के थे, ये अर्थ के ऊपर
चारों तरफ एक लेयर बनाते हुए चलते चले गए। अभी वाटर साइकिल चल रही है अंदर, लेकिन ऊपर से क्या बन गई, एक लेयर। अब इस ओजोन की लेयर बनने की वजह से टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, ओजोन की लेयर बनी, ओजोन की लेयर ने अल्ट्रावायलेट रेस को रोका आने से, तो अब अल्ट्रावायलेट रेस कम आ रही है पहले के मुकाबले, तो अब टेम्परेचर हो गया और कम। अब इस टेम्परेचर कम होने की वजह से जो ऊपर उड़ रहे वाटर वेपर्स थे वो कंडेंस हुए, नीचे गिरे, नीचे गिरते ही गर्म हो गए क्योंकि अर्थ मोल्टन है, हॉट है, इसमें से फिर इवेपोरेट हुए। तो यहाँ पर वाटर साइकिल बनती गई और ये जो पानी नीचे गिरा, जो रेन हुई, जो फर्स्ट रेन्स हुई, उन रेन्स का पानी धीरे धीरे जो मोल्टन अर्थ के अंदर क्रेटर्स बने हुए थे, छोटे छोटे गड्ढे थे, होल्स थे, उनमें ये पानी भरना शुरू हो गया और कुछ तरीके से ओशंस की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। तो ऐसे बिना कुछ से अर्थ पर ओशन बन गया। अब यही ओशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर होगी लाइफ की शुरुआत। सारी तरह की लाइफ पहले वाटर में ही शुरुआत हुई, तो इसीलिए हम इसको प्रीबायोटिक सूप भी बोलते हैं। ओशंस को हमने क्या नाम दे दिया, प्रीबायोटिक सूप। तो यहाँ तक हमको शायद क्लियर है कि अब कितना हमारे पास कहाँ तक हम पहुँच गए हैं प्रोसेस में। हमने अब बना ली है अपनी अर्थ और अर्थ के अंदर हमने बना लिया है पानी। ठीक है, इसके बाद देखिए यूनिवर्स बन गया, अर्थ बन गई। अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई अर्थ में, कि जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई। ये तो सिर्फ अर्थ बनी है, अर्थ में सिर्फ कुछ गैसेस हैं और कुछ मटेरियल हैं, जैसे कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, नाइट्रोजन आ गया, ये सब चीज़ें अर्थ पर आनी शुरू बेसिकली ये। अब लाइफ की ओरिजिन कैसे हुआ अर्थ में, इसके लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की थ्योरीज हैं कि अगर अब अभी अपने रिलीजन के बारे में बात करें तो हमारे सभी के रिलीजन में एक सुपर पावर है जो हम बोलते हैं कि अर्थ को बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग तरह से अलग अलग थ्योरीज प्रेजेंट हुई। उनमें से कुछ थ्योरीज हम यहाँ पर कवर करेंगे, जिसमें से पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। ठीक है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। अब ये पैनस्पर्मिया की थ्योरी क्या बोलती है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया कहती है कि भाई कहीं आउटर स्पेस में, हमारी धरती के बाहर, धरती पर तो कुछ नहीं था, पर धरती के बाहर आउटर स्पेस में कहीं ऑलरेडी लाइफ थी। ठीक है, वहाँ से उस लाइफ के स्पोर्स निकले और वो अर्थ पर आए। अर्थ पर आने के साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ अर्थ पर आए, और भी कुछ प्लैनेट्स पे गए होंगे, लेकिन क्योंकि हम अर्थ में हैं और अर्थ से कंसर्न है तो हम अर्थ की बात कर रहे हैं कि आउटर स्पेस से कुछ स्पोर्स अर्थ की तरफ आए, तो और वो अर्थ पर आकर के जीवन की शुरुआत उन्होंने करी। ठीक है, तो ये बेसिकली ये थ्योरी के ज़्यादा सपोर्टर्स ग्रीक थिंकर्स थे, और पैनस्पर्मिया जो थ्योरी है वो थ्रू आउट, मतलब बोलती है, क्या कहती है वो, कि लाइफ इज प्रेजेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। अर्थ पर तो है ही है, बाकी ग्रहों पर भी, बाकी प्लैनेट्स पर भी लाइफ है। तो ग्रीक फिलोसोफर्स ने कही, ये बोला कि बाहर से आई है, और ये बोला कि यूनिवर्स में अर्थ के अलावा बाकी जगहों पर भी लाइफ है। अब एनसीईआरटी तो इसको लिखती है, स्टिल इट इज़ अ फेवरेट आइडिया ऑफ सम एस्ट्रोनॉमर्स। अभी भी बहुत सारे जगहों पर ये माना जाता है कि हाँ, धरती के अलावा और भी कहीं लाइफ है, और इसको मानते हैं। ठीक है, इसको कॉस्मोजोइक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, पैनस्पर्मिया की थ्योरी से। नाउ अब बात आती है जो हम कहते हैं सुप्रीम पावर, गॉड, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, कि उन्होंने ये धरती बनाई। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कि कोई सुपर पावर है जिसने ये लाइफ को बनाया। और लाइफ को कैसे बनाया, ऐसे नहीं कि लाइफ इवॉल्व हुई, पहले कुछ और था, हम बंदर थे फिर इंसान बने, या पहले कोई सिर्फ बैक्टीरिया थे, नहीं। उन्होंने बोला लाइफ में, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सीधा एज सच धरती पर बन गए बाय सम सुपर पावर। मतलब जो आज आम का पेड़ है वो शुरुआत से है, जो आज क्रोकोडाइल है वो आज शुरुआत से है, इंसान है वो भी शुरू से ही इस धरती पर, जैसी धरती थी, जैसे आज है
वैसे ही उस ज़माने से चली आ रही है, जब से भी लाइफ बनी। तो लाइफ वॉज क्रिएटेड एज सच, यानी कि कोई एवोल्यूशन के बारे में ये मानते ही नहीं है कि कुछ इवॉल्व हुआ, किसी और चीज़ से कुछ और चीज़ बनी, ऐसा नहीं है। जैसी थी वैसी है और फ्यूचर में भी सेम रहेगी। तो ये जो है, ये एवोल्यूशन की थ्योरी को बिल्कुल नकार देते हैं। दे डोंट एग्री टू द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कि कुछ एवोल्यूशन नाम की चीज़ भी हुई। और इसी थ्योरी के अकॉर्डिंगली बात करी जाती है कि अर्थ जो है वो 4000 साल पुरानी है। तो इसके 3 कैनोटेशंस हैं स्पेशल क्रिएशन के। अब ये स्पेशल थ्योरी का तो एक सबसे बड़ा रिजेक्शन दिया था हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं डार्विन जी। तो हम थोड़ी डार्विन के बारे में बात कर लें कि डार्विन ने इस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को सबसे पहले चैलेंज किया कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अब इन्होंने कैसे चैलेंज किया, तो हमारे जो डार्विन जी थे, बड़े ही मतलब काम तो उन्होंने काफ़ी किया है, काफ़ी जगह उनकी थ्योरी आपको इनको बार बार सुनने को मिलेगी। 2-3 जगह पर एनसीईआरटी ने इनका रेफरेंस दिया है। तो डार्विन जो थे 5 साल के लिए एक समुद्री यात्रा पे चले गए। वॉयज इज नोन एज जर्नी बाय शिप। समुद्री यात्रा पर 5 साल के लिए निकल गए, ये जानने के लिए कि दुनिया क्या है, जीवन क्या है, लाइफ क्या है, कहाँ से आई है। ठीक है। और जिस जहाज पर, जिस शिप पर ये गए, उसका नाम था HMS बीगल, हिज मेजेस्टिक बीगल। ये इस शिप पर गए और 5 साल तक ये अच्छा खासा घूमते रहे। ये कह सकते हैं कि छुट्टियों पे वेकेशन मनाने गए थे। ठीक है। बट बहुत सारी वहाँ से इंफॉर्मेशन भी लेके आए। घूमते घूमते ये पहुँचे गैलापागोस आइलैंड पर। गैलापागोस आइलैंड क्या है? ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसमें कुछ बड़े छोटे मिला करके 13 बड़े और 6 छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप था। वहाँ पर ये गए और इन्होंने अपनी कुछ स्टडीज़ करी। अब इनकी स्टडीज़ को हम 2 सेक्शन में पढ़ेंगे। एक यहाँ पर पढ़ेंगे जबकि उन्होंने स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी को नकारा, और दूसरे जो हम एडेप्टिव रेडिएशंस और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की बात करेंगे, डार्विन फिंचेस की बात करेंगे, वो हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अभी तो हमने ये बताने के लिए कि डार्विन ने कैसे स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी को चैलेंज किया, ये थोड़ा सा देखते हैं कि गैलापागोस आइलैंड से आने के बाद उन्होंने अपनी क्या क्या फाइंडिंग्स, अपनी क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दुनिया के सामने रखी। उन्होंने बोला कि, डार्विन जी ने बोला कि स्पीशीज़ जो हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं स्पीशीज़, वो आपस में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स शेयर करती हैं। ठीक है। जो कि कुछ अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ एक्सटेंट तक कॉमन, बिल्कुल ऐसा नहीं कि जैसा बिल्कुल सेम है, कुछ डिग्री ऑफ वेरिएशंस के साथ कुछ सिमिलैरिटीज़ स्पीशीज़ के अंदर देखने को मिली उनको। और वो ये भी बोलते हैं कि ये जो स्पीशीज़ हैं, इनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ अपने एंसेस्टर्स से भी रही। अब एंसेस्टर्स कौन? जस्ट फादर मदर या ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर? नहीं, एंसेस्टर्स वो जो बहुत 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 मिलियन ईयर्स पहले रहते थे और अब एक्सटिंक्ट है। ये उन्होंने बताया दुनिया को आकर के। क्या बताया? कि 2 स्पीशीज़ में आपस में कुछ कैरेक्टर्स, कुछ फीचर्स एक जैसे हैं टू अ सर्टन डिग्री। एग्जैक्टली नहीं, टू अ सर्टन डिग्री 2 स्पीशीज़ के कुछ फीचर्स मिलते जुलते हैं। ठीक है भाई, 2 स्पीशीज़ जो आज एग्जिस्ट कर रही हैं उनके कुछ फीचर्स मिलते जुलते हैं। ठीक है। अब जैसे आप अपने मैमल्स देखिए, गाय देखिए, घोड़ा देखिए, तो कुछ कुछ उनके फीचर्स मिलते जुलते हैं। बर्ड्स में देख लीजिए, अलग अलग तरह की बर्ड्स में कई फीचर्स मिलते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ हैं वो पुरानी स्पीशीज़ से भी मिलते जुलते अंदर फीचर्स हैं। अब वो पुरानी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ भी हो सकती हैं। तो अब 2 बातें तो उन्होंने ये देखी। तो इन बातों से उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि कुछ नई स्पीशीज़ इवॉल्व होकर आई हैं और कुछ पुरानी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। और जो पुरानी से नई स्पीशीज़ बनी, जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, वो धीरे धीरे चला और ग्रेजुअली चेंज हुआ। तो उन्होंने ये मना कर दिया कि भाई ऐसा नहीं है कि धरती पे शुरू से जो आए हैं वो ही बसे हुए हैं वैसे के वैसे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ एंशिएंट थे, वो चले गए, कुछ कैरेक्टर्स
अभी नए हैं और कुछ कैरेक्टर्स पुराने वाले आए हुए हैं, कुछ स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस एवोल्यूशन का प्रोसेस है जो धीरे धीरे ग्रेजुअली चल रहा है। अब उनसे ये पूछा गया, भाई ठीक है ये बताओ कि नई स्पीशीज में नए कैरेक्टर्स क्यों आए, पुराने क्या कम पड़ रहे थे, क्यों प्रोसेस एवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ। अब इसका भी आंसर उन्होंने कहा भाई देते हैं, सब्र करो जरा। तो उन्होंने कहा कि जो एंसेस्टर्स हैं उनसे कुछ नई स्पीशीज बनी होंगी, ठीक है। अब उस नई स्पीशीज के पास कुछ नए कैरेक्टर्स आए, जैसे मान लीजिए एक एंसेस्टर ने कोई 2 नई स्पीशीज बनी है उससे। अब इस स्पीशीज के पास कुछ ऐसे नए कैरेक्टर्स आए जो इसको सरवाइव करने में नेचुरल कंडीशंस में मदद कर रहे हैं, यानी कि क्लाइमेटिक चेंज को बर्दाश्त कर पा रहे हैं, फूड की वेरिएशंस को ये अपने तरीके से चेंज कर पा रहे हैं। भाई अगर हर्बीवोर है तो कभी कार्निवोर बन पा रहे हैं, या जैसे भी अपने फूड की रिक्वायरमेंट को चेंज करने के लिए इनकी कंडीशन जो है वो अच्छे ट्रेट्स, अच्छे कैरेक्टर्स के साथ ये आए, ठीक है। तो नई स्पीशीज जो आई उसके पास क्या आए, नए कैरेक्टर्स आए। वो नए कैरेक्टर्स कैसे हैं, उस स्पीशीज को सरवाइव करने में मदद कर रहे हैं किसी भी मुसीबत वाली सिचुएशन में, ठीक है भाई। तो हम ये कह सकते हैं ये फिट हैं, और जो फिट हैं वो आगे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और इनकी स्पीशीज आगे बढ़ रही हैं। जिनके पास कैरेक्टर्स नहीं आए वो तो बेचारे ख़त्म हो गए, वो यहीं पर ख़त्म हो गए, उनका यहीं क्रॉस लग गया, तो ये भी ख़त्म हो गए। इनके पास भी एडेप्टेशंस नहीं बची कुछ, ये भी ख़त्म हो गए। तो ये नई स्पीशीज़ का एवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर फिटनेस की बात जो डार्विन जी कर रहे हैं वो स्पेशल फैक्टर को लेकर के बात कर रहे हैं, एक स्पेशल फीचर को लेकर के फिटनेस की बात कर रहे हैं। फिटनेस का मतलब ये नहीं कि हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, फाइट अच्छी कर सकते हैं, बॉडी बिल्डर हैं, बहुत फिट है, नहीं। फिटनेस को उन्होंने बोला फिटनेस इज अल्टीमेटली एंड ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है। इनको झेलते हुए जो रिप्रोडक्शन के लिए फिट होंगे, बेशक उनकी बॉडी कैसे भी है, अगर वो रिप्रोडक्शन के लिए फिट हैं तो उनकी स्पीशीज आगे चलेगी। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी स्पीशीज आगे नहीं चलेगी, ठीक है। अब जस्ट 1 सेकेंड ना, अब जो थ्योरी हमारे सामने आई वो जो स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी थी, बिल्कुल डार्विन जी ने कहा नहीं भैया ये नहीं चलेगी तुम्हारी बात, ख़त्म यहीं से, ठीक है। तो कुछ और थ्योरीज भी सामने रही, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी जिसको कहते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब कुछ पड़ा हुआ है सामान, उसमें से अपने आप लाइफ निकल गई, जैसे अर्थ पे सैंड है, मड है, स्ट्रॉ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, कोई भी नॉन लिविंग मैटर पड़ा हुआ है, उससे अपने आप लाइफ निकल के आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कह दें कि नदी के किनारे रेत है, उसमें से अपने आप क्रोकोडाइल बन गया, ठीक है। गेहूं की बोरी में अपने आप चूहा पैदा हो गया, कुछ भी अपने आप लाइफ आएगी, कोई उसको बना नहीं रहा। तो या ये बोल सकते हैं नॉन लिविंग, ए बायोजेनेसिस मतलब नॉन लिविंग, ए बायोजेनेसिस वर्ड इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर कि बायोजेनेसिस हो रहा है, लाइफ बन रही है, लेकिन ए बायोजेनेसिस है, नॉन लिविंग चीज़ों से लाइफ बन रही है। तो इसको भी एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिला, एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज मिला बाय वन ऑफ द साइंटिस्ट नोन एज लुइस पास्चर। लुइस पास्चर का स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। लुइस पास्चर ने कहा कि देखिए चलिए ठीक है इसको करके देखते हैं। उन्होंने एक यीस्ट एक्सट्रैक्ट लिया और एक राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल के छोड़ दिया और देखा कुछ समय के बाद इस यीस्ट के ऊपर उनको लाइफ के कुछ सिंबल्स नज़र आए, कुछ कीड़े मकोड़े मच्छर वच्छर उड़ते हुए दिखे। तो भाई जादू हो गया, ये तो यीस्ट में से पैदा हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या करा, ईस्ट के एक्सट्रैक्ट को एक ये स्वान नेक, ठीक है, ऐसे जैसे स्वैन की नेक होती है बेंड हुई हुई, इस तरह की नेक में उन्होंने ईस्ट का एक्सट्रैक्ट डाला और ये वैसे ही था, गरम किया, इसको भर दिया अच्छे से और इसको ऐसे करके डाल दिया। इसमें लाइफ नहीं आई, ओरिजिनेट नहीं हुई इसमें लाइफ। तो उन्होंने बोला ठीक है ये ओपन टू एटमॉस्फेयर था और एटमॉस्फेयर में कुछ पार्टिकल्स ऐसे रहे होंगे, कुछ उनके स्पोर्स रहे होंगे, मान लीजिए मधुमक्खी है या मच्छर है तो उसके एग्स या कोई किसी भी कारण से इसके अंदर आ गया होगा जो ये ग्रो हुआ। अब अगर लाइफ सीधा
नॉन लिविंग चीज़ से ग्रो होती तो यहाँ पर भी ग्रो हो जाती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से अगर कुछ पार्टिकल आ रहा था तो वो तो यहीं फंस के रह गया। ठीक है, कोई भी एग्स जो जमीनेट जो ग्रो हो सकते थे वो यहीं पर आके फंस के रह गए, वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। तो इसलिए ईस्ट में कोई चीज़ ग्रो नहीं हुई। तो ईस्ट जो ये एक्सट्रैक्ट है या नॉन लिविंग थिंग से हमारी लाइफ ग्रो नहीं हो सकती। तो यहाँ से स्पॉन्टेनियस जनरेशन वॉज रिजेक्टेड फॉर वंस एंड फॉर ऑल। यहाँ से बात खत्म हो गई। ठीक है, अब बात आई कि लाइफ कहाँ से आई। तो ए बायोजेनेसिस फेल हो गया, अब बारी आई बायोजेनेसिस की, कि लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। पहले से कोई लाइफ है उसी से लाइफ आएगी। ये बात तो सही है। ठीक है, इसके लिए टर्म आई ओमनस विवा एक्स विवो, ओमनस वाइवम एक्स विवो। ये टर्म दी गई कि भाई ठीक है, लाइफ आई, लाइफ से ही लाइफ आएगी। तो ये लुइस पास्चर जिन्होंने उसको ए बायोजेनेसिस को रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा नहीं भाई, ए बायोजेनेसिस नहीं हो सकता, लाइफ होगी तो लाइफ आएगी, नहीं तो लाइफ नहीं आएगी। तो लुइस पास्चर वॉज द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ बायोजेनेसिस। उसके साथ साथ कुछ और भी थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, रेडी एंड स्प्लैंजोनी। इन्होंने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। बात तो मानने वाली थी, भाई नॉन लिविंग थिंग से कहाँ से आ सकती है। इनकी थ्योरी एक्सेप्टेबल तो हुई, बट फिर भी पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर अभी ये फेल हो गए ये समझाने के लिए कि पहली लाइफ अर्थ पर कैसे आई। यहाँ पर ये आकर के फेल हो गए कि पहली लाइफ अर्थ पर कैसे आई। तो अभी भी हमारा क्वेश्चन वही खड़ा हुआ है कि चलो भाई, अर्थ बन गई, लाइफ से लाइफ आ गई, पर पहली लाइफ कहाँ गई। अब इस सारी समस्या को सुलझाने के लिए आए हमारे ओपरन हेल्डन। ठीक है, तो ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने समझाया, कोशिश करी ये समझाने की कि पहली लाइफ अर्थ पर कहाँ से आई। तो सबसे पहले तो इनके नाम याद रखने हैं, ओपरन हेल्डन थ्योरी, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है यहाँ पर। और ये कहाँ के थे, इनकी नेशनैलिटी क्या थी वो भी याद रखनी है। तो हेल्डेन जो थे वो इंग्लैंड के थे और ओपरन जो थे वो रशिया के थे। तो इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा मेमोनिक है, HERO, हीरो। ये हैं हमारे हीरो। ठीक है, HERO, हीरो। और ये हीरो भी इसलिए कहा है इनको क्योंकि भैया इन्होंने बहुत मेहनत करके समझाया है कि लाइफ कैसे आई, और इसी से इनका नाम भी याद रखना आसान हो जाएगा। हेल्डेन फ्रॉम इंग्लैंड एंड रशिया से आपका ओपरन। तो हीरोज़ हमारे, चलिए क्या कहते हैं ये समझते हैं। इन्होंने केमिकल एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को समझाने की कोशिश करी, और ये अब तक की मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। एक्सपेक्टेड नहीं, एक्सेप्टेड थ्योरी है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी थ्योरी के दो पार्ट्स बताए। एक उन्होंने कहा कि केमिकल एवोल्यूशन है, और उसके बाद हमारा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है, यानी कि ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, बायोजेनेसिस देयर आफ्टर। अब भाई क्या कहना चाह रहे हैं ये, क्या केमिकल क्या बायोलॉजिकल। ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले इनऑर्गेनिक फॉर्म से कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ये तो केमिकल एवोल्यूशन हो गया। इनऑर्गेनिक से नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है भाई, बन गए। इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फिर लाइफ बनी, ये बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दो बातें कह रहे हैं कि केमिकल एवोल्यूशन भी हुआ और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन भी हुआ। एक बार जब लाइफ आ गई, बायोलॉजिकल लाइफ आ गई, तो उसके बाद ये केमिकल एवोल्यूशन का प्रोसेस बंद हो गया। अब अर्थ पर केमिकली चीज़ें इवॉल्व नहीं हो रही हैं। अब लाइफ जो है कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अब इतनी बड़ी बात हम कैसे बोल सकते हैं कि अब केमिकल एवोल्यूशन बंद है। तो पहले ऐसा क्या था कि केमिकल एवोल्यूशन हुआ, नॉन लिविंग चीज़ों से लाइफ आई, और कैसे आई, क्या चीज़ पहले बनी क्या चीज़ बाद में बनी, थोड़ा सा अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, केमिकल एवोल्यूशन जो अभी हमने वहाँ बनाया था ना सबसे शुरू में, ओशन पानी का भरा हुआ यहाँ पर ये रहा। जब अर्थ ठंडी हो गई और यहाँ पर ओशंस बनने शुरू हो गए, जो कि प्रीबायोटिक सूप बना। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन तो स्टोरी की वैसे यहीं से चल रही है कि इस ओशन के बनने के बाद क्या हुआ। बाकियों ने तो अपनी कहानी दे दी,
लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो इसी के बाद से कंटिन्यूएशन में है कि भाई ये सूप बन गया, अब इस सूप में क्या बनेगा? जो ये लिक्विड है, पानी है ओशन का बहुत गर्म, यहाँ पर क्या बनेगा और कैसे बनेगा? चलिए थोड़ा इस ओपरेन हेल्डन की थ्योरी को समझते हैं। अब ओपरेन हेल्डन ने बोला कि जो भी हमारे ये प्रोडक्ट्स जो शुरू में आपने हमें बताए कि हाँ ये चीज़ें थी, मीथेन था, अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर इन गैसियस फॉर्म था, इनसे हमारे कुछ एटम्स भी बने, कुछ टूटे अल्ट्रावायलेट रेज बन रही हैं, कुछ एटम्स भी बने, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब एलिमेंट्स हमारे बनने शुरू हो गए। अब इन एलिमेंट्स के बिकॉज ऑफ कंडीशंस दैट वर देयर ऑन द अर्थ, जो कंडीशंस अर्थ पर थी, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर था, बार बार वॉल्केनिक स्टॉर्म्स आ रहे थे, खूब तेज़ गर्मी, लावा निकल कर, मोल्टन मेटल्स, आयरन, बाकी भी आपके मेटल्स, सोडियम, सल्फर, फास्फोरस, सब कुछ ओशन से। अब उस समय में हमने देखा कि कोई ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं थी, एटमॉस्फेयर वॉज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, और खूब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी आ रही थी। यही हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि प्रॉपर तरीके से ओजोन नहीं बनी थी, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही थी, टेम्परेचर वॉज वेरी हाई। इन सब कंडीशंस की वजह से ये कुछ केमिकल्स रिएक्ट हुए और हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे एल्डिहाइड्स बने, कीटोन्स बने, अमोनिया बना, प्यूरिन्स बने, ये सब चीज़ें हमारी बनी। ठीक है, तो इन एलिमेंट से पहले ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, सिंपल वाले, माइक्रो वाले, माइक्रो के बाद मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने। ये आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, और फिर यहाँ पर हमारे ये बने मैक्रो मॉलिक्यूल्स, कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हमारा केमिकल एवोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये हमारा सारा क्या हुआ? केमिकल एवोल्यूशन, कि भाई देखो यहाँ से हम कम से कम प्रोटीन बना पाए, न्यूक्लिक एसिड्स बन गए, लिपिड्स बन गए, पॉलीसैकेराइड्स बन गए, ये सब चीज़ें बन गई, और ये सब चीज़ें हमें मालूम है कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनके बिना लाइफ नहीं है, है ना। यही सब चीज़ें तो हैं हमारी बॉडी में जो लाइफ बना रही हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, इन्हीं सब से तो लाइफ बनी है हमारी। अब इनसे कैसे लाइफ बनती है वो हम आगे चलकर इसको अभी और स्टडी करते हैं। लेकिन पहले हम ये बता दें कि आपने ये बात बोल दी केमिकल एवोल्यूशन हुआ, इन सब इनऑर्गेनिक चीज़ों से ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बन गए, तो इस बात का क्या कोई प्रूफ है? बिना प्रूफ के साइंस किसी चीज़ को नहीं मानती। बिना प्रूफ के तो साइंस कहती है दिस जस्ट अ प्रपोजल, और वो रूल नहीं बनता तब तक। तो इस चीज़ को, ओपरेन हेल्डन की थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक और साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए कि ठीक है भाई आप इतना काम कर रहे हैं तो हम भी आपकी मदद करते हैं। एस.एल. मिलर ने इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंसेस दिए। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि चलिए इसको वेरीफाई करते हैं कि जो आप बात कह रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है। तो उन्होंने कुछ इस तरीके का सेटअप बनाया जिसमें उन्होंने एक कंटेनर फ्लास्क लिया। इस फ्लास्क के अंदर इन्होंने भर दी ये तीनों गैसेस। कौन कौन सी? 432 वाली, है ना। 4 वाली कौन सी? मीथेन। 3 वाली कौन सी? अमोनिया। 2 वाली कौन सी? हाइड्रोजन। 432 वाली गैसेस भर ली। अब इनका रेशो भी कुछ फिक्स करके डाला, 2:1:2। जो अमोनिया गंदी वाली, बड़ी गंदी स्मेल वाली अमोनिया है, याद रखने के लिए कि वो कम रेशो में ली 1। बाकी दोनों इक्वल ले लिया। अमोनिया जो बिल्कुल गंदी सी स्मेल देती है उसको इन्होंने कम लिया। ये गंदी स्मेल की वजह से कम नहीं लिया, ये जस्ट याद रखने के लिए है कि ये 3 गैसेस इसके अंदर इन्होंने फिल करी। 432 कौन कौन सी? 432 मतलब CH4 NH3 H2, ये गैसेस इन्होंने इसके अंदर फिल कर दी इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। यहाँ पर इन्होंने लगा दिया इलेक्ट्रोड, ठीक है, जो उस टाइम का एनवायरनमेंट, जो थंडर, लाइटनिंग, ये सब चीज़ें हो रही थी वो प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर इन्होंने लगा दिया इलेक्ट्रोड, जो 75,000 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसको सप्लाई करेगा, करंट पास करेगा यहाँ पर चकाचौंध रोशनी के लिए। ठीक है, ऐसे करके बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइटनिंग होने वाली है। और अब रह गया इसमें डालना पानी। अब पानी तो गैशियस फॉर्म में था, ठीक है,
यहाँ पर बॉइलिंग वाटर लिया, बॉइलिंग वाटर को एक ट्यूब के ज़रिए यहाँ पर डाल दिया गया। इन सबको डालने से पहले यहाँ से सारी की सारी हवा निकाल ली बाहर, क्योंकि इस हवा में ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। उस टाइम रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ से वैक्यूम पंप लगा करके सारी की सारी हवा क्या करी, बाहर निकाल ली। अब डाला यहाँ पर पानी, उबलता हुआ पानी, 800 डिग्री टेम्परेचर, इतना बड़ा इलेक्ट्रिक झटका, और इस एपरेटस को उन्होंने छोड़ दिया। कुछ 18 डेज तक ये एक्सपेरिमेंट चलता रहा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है जो इसको कंडेंस करेगा। ठंडा पानी जाएगा यहाँ से अंदर और गर्म पानी यहाँ से बाहर, ताकि जो भी इसमें से चीज़ आ रही है उसका कंडेंसेशन हो जाए। अब 18th डे के आसपास उन्होंने देखा कि नीचे कुछ कलेक्ट होना, लिक्विड जैसी चीज़ कलेक्ट होनी शुरू हो गई। अब यहाँ से इस चीज़ को निकाल करके चेक किया गया कि ये तो अमीनो एसिड्स निकल रहे हैं, और यहाँ पर मेन 3 अमीनो एसिड्स उनको पाए गए जो हम आग से याद करते हैं, AAG आग, एलानीन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन। ये 3 तरह के अमीनो एसिड इनको मिले। तो इन्होंने प्रूफ कर दिया कि हाँ जी देखिए अमीनो एसिड्स आ गए, अमीनो एसिड्स अब जुड़कर प्रोटीन्स बना लेंगे। तो हम आपने जो कहानी सुनाई हमको कि भाई इनऑर्गेनिक चीज़ों से ऑर्गेनिक तक बन सकते हैं, तो ठीक है, आप कुछ हद तक सही बोल रहे थे, हमने अमीनो एसिड्स आपके बना के देख लिए। तो ये तो था मिलर, अभी तो बन गए हमारे अमीनो एसिड्स, बाकी चीज़ों का क्या? अब बाकी चीज़ों के लिए यहाँ पर स्टोरी पूरी नहीं दी गई है कि किसने क्या किया, लेकिन कुछ ऐसे ही और एक्सपेरिमेंट्स करे गए बाय सम अदर साइंटिस्ट, और धीरे धीरे शुगर्स के बारे में पता चला कि ठीक है भाई ऐसे शुगर्स भी बन सकती हैं, ऐसे नाइट्रोजनस बेसेस भी बन सकते हैं, पिगमेंट्स भी बन सकते हैं, और फैट्स भी बन सकते हैं। तो हमें बहुत एविडेंस मिल गया इस चीज़ को लेकर के कि इनऑर्गेनिक चीज़ों से ऑर्गेनिक चीज़ें बन पा रही हैं। वेरी गुड, आधी प्रॉब्लम हमारी हो गई सॉल्व कि भाई ठीक है, अब हमारे लाइफ के जो बेसिक मटेरियल है वो हमको मिल गया। अब बननी चाहिए लाइफ। तो यहाँ पर केमिकल एवोल्यूशन आपका खत्म होता है और नीचे यहाँ से स्टार्ट होगा आपका बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, यानी कि लाइफ कैसे आई। अब पहले तो ये पता होना चाहिए ना लाइफ है क्या, तभी तो आएगी। चीज़ें तो ये सारी आ गई, आपके प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, शुगर्स, नाइट्रोजनस बेस, पिगमेंट सब आ गए। तो सब चीज़ें तो आ गई, पर लाइफ को डिफाइन तो कर लें ज़रा सा हम कि लाइफ क्या है। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि जो चीज़ ग्रोथ कर पा रही है, जिसमें मेटाबॉलिज्म है, यानी कि कुछ चीज़ें बन पा रही हैं, टूट रही है, एनर्जी ले रही है, चीज़ें ग्रो हो रही हैं, और उसकी एक डिफाइंड बाउंड्री भी है। ठीक है, ऐसे खुले में नहीं है कि कहीं भी ये पड़ा है जी नाइट्रोजन, ये पड़ा है जी आपका प्रोटीन, और यहाँ पड़ा है न्यूक्लिक एसिड, तो इसको लाइफ बोलते हैं। नहीं, ये एक बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। जैसे हमारी एक बाउंड्री है, स्किन ने हमारी पूरी बाउंड्री बना रखी है, सेल्स के पास पूरी बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन की। तो बिना बाउंड्री के कोई भी चीज़ नहीं। आप सबसे छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म, अभी जो आप नॉन ऑर्गेनिज्म में अमीबा को देखिए, सबसे ऊपर उसकी एक बाउंड्री होना ज़रूरी है। तो इन सब के ऊपर बाउंड्री बननी चाहिए भाई सबसे पहले तो कुछ, फिर इनके अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, ये ग्रोथ कर जाने चाहिए, और ये रिप्रोडक्शन या रेप्लिकेशन के भी काबिल होने चाहिए। तब हम मान लेंगे कि हाँ भाई अब लाइफ आ गई। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लाइफ तो पता चल गया कि किस चीज़ को हम लाइफ मानेंगे। तो अब इन सारी चीज़ों का क्या करें? ये सारी चीज़ें जो पड़ी हुई थी, जैसे अभी हम डिनोट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है यहाँ पर कि प्रोटीन को P से लिख देंगे, न्यूक्लिक एसिड को N से, लिपिड को L से, और पॉलीसैकेराइड जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको C से हम मेंशन कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई इतनी सारी गर्मी और इतने सारे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी उस समय में, ये पार्टिकल्स आपस में पास आने शुरू हो गए। ठीक है, और वैसे आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हाँ इस चीज़ों का भी प्रूफ है कि अगर आप इन पार्टिकल्स को किसी लिक्विड में डालकर और थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करके छोड़ दें तो ये पास आने शुरू हो जाते हैं, और ये कोलॉइडल ड्रॉप्स की फॉर्म में क्लस्टर बना लेते हैं। ठीक है, बस इकट्ठा होते जा रहे हैं, क्लस्टर बनता जा रहा है। कभी कार्बोहाइड्रेट के साथ क्लस्टर बना रहा है, कभी प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के साथ क्लस्टर बना रहा है। तो ये छोटे छोटे क्लस्टर से बन गए, जिसको हमने नाम दिया प्रोटोबायोन्ट। इन कोलाइडल ग्रुप ऑफ क्लस्टर को क्या नाम दिया? प्रोटोबायोन।
जिनको हम कॉन्सर्वेट भी बोलते हैं। इन्हीं को हम माइक्रोस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है। यही हमारे माइक्रोस्फेयर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये हमारे सबसे पहले जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल्स बनने शुरू हो गए। मैक्रोमोलिक्यूल्स के भी कोलाइड बन गए, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स तो हम पहले ही बना चुके हैं, तो अब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के भी कोलाइड्स बन गए, ठीक है। अब ये बन गए प्रोबायोंट। ये सेल नहीं है, ये लाइफ नहीं है, लेकिन यहाँ से लाइफ की और ज़्यादा डिफाइंड शुरुआत होनी शुरू हुई। अब यहाँ पर इसको हमने लाइफ में क्यों डाल दिया? अगर ये लाइफ नहीं है तो इसको भी हम ऊपर डाल सकते थे केमिकल एवोल्यूशन में। इसको हमने यहाँ पर क्यों डाला? क्योंकि इसमें एक फैक्टर नज़र आना शुरू हो गया था हमको, ग्रोथ का, ठीक है। यहाँ पर हमें ग्रोथ नज़र आनी शुरू हो गई कि ये जुड़ते जा रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। देखो, कभी दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, फिर 3 जुड़ रहे हैं। तो इनके सिर्फ इकट्ठा आने से, इनके सिर्फ कोलाइड की फॉर्म करने से इनकी हमें ग्रोथ का पैटर्न थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया, जिसको हम लिविंग स्टाइल की ग्रोथ नहीं बोलेंगे। जैसे हम क्या कहते हैं ना, हम 9th 10th में पढ़ते हैं कि दीवार बनाने के लिए ईंटें लगाते जाओ, ईंटों की ग्रोथ भी ग्रोथ है। उसी तरीके से इसकी ग्रोथ हो रही है, अपने आप पार्टिकल्स पास में आ रहे हैं, उस वजह से हमें ये साइज में बड़े होते नज़र आ रहे हैं। ये आप भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ये अंदर से ग्रो नहीं हो रहे हैं, जैसे एक ही पार्टिकल ग्रो हो गया, नहीं, ये बाहर से ऐड ऑन होने की वजह से ग्रोथ दिखनी इनमें थोड़ी बहुत शुरू हुई। तो इसीलिए हमने इसको क्या करा, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के अंदर डाल दिया। अब यहाँ से सेल बनने की शुरुआत हो गई। अब सेल बनने के लिए बाउंड्री बनाना है। अब आप अगर देखेंगे कि लिक्विड के अंदर अगर आप लिपिड्स डाल दें, फैट्स डाल दें, तो वो जाकर के किसी सरफेस पे चिपक जाते हैं। तो अभी क्या हुआ, जो ये सारे चीज़ें बनी, इनके ऊपर लिपिड की लेयर फॉर्म होनी शुरू हो गई। यहाँ पर क्या बनना शुरू हो गया, लिपिड की लेयर फॉर्म होनी शुरू हो गई। तो अब ये कुछ इसने क्या करा, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स के ऊपर लेयर बनानी शुरू कर दी। और ये जो था, अभी हम इसको मानते हैं सबसे पहला साइन ऑफ लाइफ। यहाँ साइन आ रहा है, फर्स्ट सेल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसने लाइफ का कुछ साइन दिया। इसको हमने बोला प्रोटोसेल। इसको हमने क्या बोला, प्रोटोसेल। प्रोटोसेल सबसे पहला, मतलब सेल से भी पहले का, अभी सेल नहीं बना, उससे भी पहले का। इसमें बस क्या हो रहा है, ये जो न्यूक्लिक एसिड्स थे उसका जो उससे बना था आरएनए। न्यूक्लिक एसिड आपको पता है ना, सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, तो यहीं पर वो आरएनए आया। अब ये आरएनए आ गया यहाँ पर। तो आरएनए हमारा बड़ी कमाल की चीज़ है। ये आरएनए हमारा कैटलिस्ट की फॉर्म में काम कर सकता है। ये आरएनए हमारा एंजाइम, राइबोजाइम एंजाइम, ये आरएनए हमारा एंजाइम की फॉर्म में काम कर सकता है। ये आरएनए हमारी इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकता है। नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ये कुछ इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकता है, ठीक है। और अगर ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर पा रहा है अपनी, तो ये अपने साथ के, जैसे आरएनए की चेन बनी, ऐसे कुछ नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं इसमें, तो इसी नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से ये बाहर से और अमीनो एसिड्स ला करके और प्रोटीन्स ला करके दूसरी अपनी जैसी एक चेन बना पा रहा था। यही तो होता है रेप्लिकेशन में, है ना। आरएनए बड़ी जल्दी, क्योंकि कैटलिस्ट का भी काम कर रहा है, एंजाइम्स का भी काम कर रहा है, तो यहाँ पर नई चेन बनाने में इसको मदद मिल रही है। दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स पकड़ के ला रहा है और इसको जोड़ भी पा रहा है, क्योंकि ये कैटलिस्ट भी है। इसके पास इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में, तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो गया, इसने अपने जैसा बना भी लिया। ये कैटलिस्ट भी हो गया, ये एंजाइम्स भी है जो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ पा रहा है। तो ये सबसे पहला हमारा जेनेटिक मटेरियल भी की तरह से इवॉल्व होकर सामने आ गया। तो यहाँ पर ग्रोथ भी हो गई और कुछ हद तक आपकी बाउंड्री भी बन गई, रिप्रोडक्शन भी हो गया और मेटाबॉलिज्म तो हो ही जाता है। कुछ भी केमिकल्स टूट रहे हैं, केमिकल्स बन रहे हैं, तो उसमें मेटाबॉलिज्म तो है। तो इसलिए हम कहते हैं इसको, ये फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्रोटोसेल के बाद अब हमारे आ रहे हैं सेल। इसी प्रोटोसेल से जो हमारे नॉन लिविंग बाउंड्री वाले वायरस बने, ठीक है, जिनमें कि सिर्फ जेनेटिक मटेरियल पे एक प्रोटीन का कोट है, वैसे वो नॉन लिविंग है। तो यही प्रोटोसेल का तो एक तरह से फॉर्म हो गया ना, कि आपका जेनेटिक मटेरियल है और उसके ऊपर प्रोटीन की कोट है, तो ये तो वायरस बन गए। अभी तो ये नॉन लिविंग है, इनके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। तो प्रोटोसेल से हमने क्या बनाया, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि क्या बना,
बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया वॉज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो करीब करीब आपके आए 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 2000 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये हमारे सबसे पहले आए प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब जिनमें अभी अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है वो नहीं है, अंदर का सामान अभी भी खुला पड़ा है, सिर्फ एक बाहर लाइन बन गई है। अंदर ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, भाई हल्का सा न्यूक्लियोटाइड है, ना अंदर कोई आपके अदर ऑर्गेनेल्स हैं, सिर्फ कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहाँ पर इकट्ठा हो गए इसी की मेम्ब्रेन के ऊपर, और कुछ यहाँ पर राइबोसोम्स टाइप्स की चीज़ें आ गई। कोई भी मेम्ब्रेन वाली चीज़ नहीं आई, मतलब आजू बाजू के जो भी पड़ा हुआ सामान था बस वो इसके अंदर आ गया और एप्रिकेट करने लगा। तो ये हमारे बन गए आपके प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में भी कुछ सीक्वेंस फॉलो है, वो आप देखेंगे ज़रा। सबसे पहले आए थे हमारे कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स तो बाद में आएंगे, है ना। ऑटोट्रॉफ्स जो खाना खुद बना सकते हैं वो तो बाद में आएंगे, क्योंकि जब प्रॉपर पिगमेंट डेवलप होगा, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, तभी तो आएंगे। और सबसे पहले आपके कौन से आए? कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब जो दूसरों से अपना खाना लेंगे, कीमो मतलब केमिकल ब्रेकडाउन से, जो आसपास के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनको इन्होंने ब्रेक डाउन करा, जिनसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकली वो इस सेल ने इस्तेमाल कर ली, इस बैक्टीरिया ने इस्तेमाल कर ली। क्या कीमो ऑटोट्रॉफ का कंसेप्ट है? कीमो ऑटोट्रॉफ जो है वो आसपास के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ करके उसमें से एनर्जी ले रहे थे, और तोड़ने के बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बचे जा रहे थे। अब दिक्कत ये आई कि एवोल्यूशन का प्रोसेस तो हमेशा यही कहेगा ना कि जो सर्वाइवल ज़्यादा अच्छे से शो कर पा रहा है, अपने एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर पा रहा है, वही आगे जाएगा। अब कीमो हेट्रोट्रॉफ्स के साथ ये प्रॉब्लम रही कि अगर सिर्फ दुनिया में कीमो हेट्रोट्रॉफ्स ही डेवलप होते तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खत्म हो जाते। जितनी स्पीड से बन रहे थे उतनी स्पीड से, उससे ज़्यादा स्पीड से तो खत्म हो जाते, तो लाइफ वापस बैक आ जाती। अब इनको ज़रूरत थी कुछ इवोल्यूशन करने की, जिससे कि ये अपना खाना खुद बना पाएँ। तो पहले आए आपके कीमो ऑटोट्रॉफ, जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करते थे। इनऑर्गेनिक, देखिए पहले एक ऑर्गेनिक ले रहे थे, अब इन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करा और उससे इनको एनर्जी मिली, तो इन्होंने अपना काम चलाया। जिसमें से कुछ सल्फर को ऑक्सीडाइज करने वाले थे, कुछ आयरन को ऑक्सीडाइज करने वाले थे, कुछ नाइट्रोजन को फिक्सिंग बैक्टीरिया थे। तो ये इनऑर्गेनिक्स को ऑक्सीडाइज करके अपनी एनर्जी को यूज़ कर पा रहे थे। इससे भी काम नहीं चल रहा था, भाई एवोल्यूशन का प्रोसेस है, आगे तो और बढ़ना ही है, अब तो और स्वावलंबी होने का अवसर है, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट होने की बात है। तो उसके बाद आए आपके फोटो ऑटोट्रॉफ। हाँ भाई ठीक है, हम इनऑर्गेनिक केमिकल्स ना लेकर के सनलाइट की मदद से वाटर को तोड़ेंगे, नहीं अभी वाटर को नहीं, सॉरी, ये हम नेक्स्ट ऑक्सीजेनिक में देखेंगे। फोटो ऑटोट्रॉफ्स में सनलाइट की मदद से इनऑर्गेनिक चीज़ों से इन्होंने अपना खाना बनाया, और यहाँ पर इन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड को लिया, ठीक है। इनका जैसे यहाँ ये इसमें ऑक्सीजेनिक में वाटर को लिया। एक मिनट, इसको दोबारा समझते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स में क्या था, फोटो ऑटोट्रॉफ्स में अपना खाना खुद बना रहे थे, लेकिन लाइट की एनर्जी को लेकर बना रहे थे, और अपना खाना बनाने के लिए ज़्यादातर जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर बैक्टीरिया में हाइड्रोजन सल्फाइड को तोड़ रहे थे, ठीक है। अभी खाना खुद बना रहे थे, लेकिन इनका ऑक्सीजन नहीं बन पा रहा था, ये ऑक्सीजन नहीं बना पा रहे थे, अभी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा था, कीमोसिंथेसिस चल रहा था, ठीक है। अभी ये अपना खाना जो बना रहे थे उसमें ये ऑक्सीजन की एवोल्यूशन नहीं हो रही थी। फिर फोटो ऑटोट्रॉफ्स में पहले नॉन ऑक्सीजनिक आए, उसके बाद आए आपके ऑक्सीजनिक, जैसे कि आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। इन्होंने वाटर को तोड़ा और अब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना शुरू हुआ। देखो कितने बाद में ऑक्सीजन ऐड हुआ, लाइफ आने के भी कुछ बाद, मतलब आपके प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया आने के बाद ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन पहले आई ही नहीं। तो ये ऑक्सीजन इतना सारा इन्होंने काम किया कि बहुत सारी ऑक्सीजन आपके एनवायरनमेंट में बननी शुरू हो गई, इतना ज़्यादा कि इस टाइम को ऑक्सीजन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है।
क्रांति शुरू हो गई ऑक्सीजन बनने की। अब चेंज आया एटमॉस्फेयर में। अब क्या चेंज आया? जो हमारा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में बदल गया। ओजोन फॉर्मेशन और स्पीड अप हो गई, और यहाँ पर आकर के जैसे ही ऑक्सीजन बनना शुरू हुआ केमिकल एवोल्यूशन स्टॉप हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थी, जो भी चीज़ बनती उसको ऑक्सीडाइज कर देती, इसीलिए केमिकल एवोल्यूशन का प्रोसेस अब हो गया खत्म। यहाँ से अब सिर्फ लाइफ बढ़ेगी, नई लाइफ से शुरुआत नहीं होगी। अब ऑक्सीजन आने लग गए, तो ऑक्सीजन के बाद आने शुरू हो गए आपके एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ से आपके एरोबिक बैक्टीरिया आने शुरू हो गए, जो कि यहाँ से पहले सारे आपके एनारोबिक बैक्टीरिया थे जो बिना ऑक्सीजन लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन करते थे। ठीक है, इनमें जो रेस्पिरेशन चल रही थी एनारोबिक रेस्पिरेशन थी, भाई ऑक्सीजन तो था ही नहीं, ऑब्लिगेट कंपलसरी था उनको एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करना। लेकिन जब ऑक्सीजन आ गई तब एरोबिक बैक्टीरिया का एवोल्यूशन हुआ। अब ये एरोबिक बैक्टीरिया बहुत सारे फॉर्म्स में घूम रहे हैं इधर उधर, बैक्टीरिया बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, अलग अलग तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ प्रोकैरियोट्स फंस गए। ठीक है, इन्होंने मना कर दिया कि हम तो नहीं मरेंगे। ये एक प्रोकैरियोट, बड़ा प्रोकैरियोट के अंदर कुछ छोटे प्रोकैरियोटिक सेल्स आके फंस गए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी अगर हम देखें तो ये एक तरह का प्रोकैरियोट है। क्यों प्रोकैरियोटिक है? इसके पास अपना डीएनए है, इसके पास अपना राइबोसोम है। तो ये भी कभी एक बैक्टीरिया अलग से रहा होगा जो कि आकर के फंस गया किसी एक बड़े प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और इसने अपनी शहादत देने से मना कर दिया कि भाई मैं शहीद नहीं होऊंगा, मैं मरूंगा नहीं। हम एक बनाएंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तुम मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे को एनर्जी बना के दूंगा, तू मुझे रहने की जगह दे। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट भी आ गए एक ही के अंदर। क्लोरोप्लास्ट भी हम कह सकते हैं एक अलग ही रहा होगा, क्योंकि इसके पास भी अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है। ये भी आकर के इसके अंदर रहने लगा। तो चलो भाई, इसके साथ भी एक अब एसोसिएशन बन गया, सिम्बायोसिस बन गया। इसको बोलते हैं हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आने के बाद जो ये अंदर घुस गए, अब ये जो सेल बन गया, ये बन गया आपका फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल जो आपका पहला आ गया, तो यहाँ से हमारी अब आगे कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी की जर्नी स्टार्ट होती है कि आगे की लाइफ कैसे होती है। तो यहाँ पर हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ को पढ़ना था, तो यहाँ तक हमारी ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गई। इसके बाद क्या होगा ये तो जानने के लिए एक और वीडियो बनेगा। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा एंड यू ऑल्सो हैव इंजॉयड द टॉपिक। मेरी सजेशन है, इसको देखने के बाद प्लीज़ एक बार अपनी एनसीईआरटी ज़रूर से ज़रूर पढ़ें और कोरिलेट करें, एंड प्लीज़ कम अप विथ सम कमेंट्स so that I can take up your doubts and make the lesson more interesting in the upcoming lectures. Thank you. God bless you all.